हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि करियर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये अभ्यास प्रश्न है। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो ये प्रश्न लिए हैं ये अधिगम का मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लिए यहाँ पे। तो आपके कितने आंसर्स यहाँ पे सही होते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जो है 35 क्वेश्चंस लिए, 30+ क्वेश्चंस लिए, तो आपके कितने यहाँ पे सही बनते हैं वो आप बताना। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा हम ये देख लेते हैं। वैसे तो जो ये क्वेश्चन है मैं केवल जो राइट आंसर होगा उसी को यहाँ पे लेके आऊँगा। बाकी आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा मूल्यांकन देख लेते हैं। तो मूल्यांकन यानी इंग्लिश में इवोल्यूशन बोला जाता है, और यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है अधिगम होता है परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयोग की जाने वाली समस्त विधियाँ और प्राविधियाँ, उनकी जो उपादेय होती है उनकी जो जांच की जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। अब मूल्यांकन जो है इसमें रॉस ने कहा कि मूल्यांकन का जो प्रयोग है बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। यानी रॉस ने यहाँ पे कह रखा है कि जो मूल्यांकन है वो क्या है, किसी के संपूर्ण व्यक्तित्व या उसकी जो स्थितियां होती हैं उसकी जांच से हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। और मूल्यांकन जो शिक्षण है वो अधिगम प्रक्रिया का ऐसा सोपान है, सोपान यानी सीढ़ियों की तरह, जिस तरह से सीढ़ियां दर अगर हम क्या करते हैं बढ़ते जाते हैं, तो जिसमें शिक्षक जो है सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण के आगे बढ़ने की प्रक्रिया कितनी सफल रही है। तो इस तरह से जो है हम जो है मूल्यांकन देख सकते हैं। अब जो यहाँ पे थोड़ा इसकी विशेषताएं इसको हम देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे मोटे तौर पे। तो सबसे पहले मूल्यांकन जो है शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। सूचना जो है अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है और सूचना को सामान्य रूप से अंकों तथा ग्रेडों के रूपांतरित किया जाता है। विद्यार्थी का जो कार्य होता है निष्पादन यानी परफॉर्मेंस जो होती है तो उसकी तुलना की जाती है और उससे पहले प्राप्त की गई शिक्षा पर यह नजर डालता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा उसी को हम यहाँ पे लेके जाएंगे। सबसे पहले है मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी भी समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है ये हमें बताना है कि जो मूल्यांकन है बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी भी समूची स्थिति, अभी हमने पढ़ा भी था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों एवं परिविधियों का उपादेयता की जांच की जाती है। तो ये अभी हमने देखा था फ्रेंड्स। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के लिए प्रयोग की जाने वाली समस्त विधियों की जांच परिविधियों की उपादेयता की जाती है। उपादेयता यानी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है। यहाँ पर मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है ये हमें बताना है। सबसे पहले रचनात्मक है, योगात्मक है, निदानात्मक है, लेकिन यहाँ पे सृजनात्मक नहीं है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विद्यालय आधारित मूल्यांकन। क्या हो जाएगा, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का के मानदंड हैं या हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ये युक्ति संगत होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और तुलनीय होते हैं, उपरोक्त सभी। तो अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड कैसा होता है, युक्तिगत होता है, विश्वसनीय होता है और तुलनात्मक यानी तुलनीय होता है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। तो यह किस ओर संकेत करता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें बताना है। तो किसके ओर, सीखने की आकलन की ओर, या आकलन के लिए सीखना, या आकलन का सीखना, या सीखने का आकलन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन। क्या हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन। आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थी के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है, यह हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वे क्या सीखते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि क्या सीख रहे हैं बच्चे, वे क्या सोचते हैं ये भी पता होना चाहिए, और वो कैसे सीखते हैं। इन सभी आधार पे हमें क्या है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए या बच्चों को हमें देखना चाहिए तो वे क्या सीख रहे हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह का उन्हें जो सीखते हैं वो किस तरह से सीखते हैं। तो इस तरह से हमें उन्हें कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? तो नहीं है यहाँ पे हमें बताना है, ये थोड़ा हमें ध्यान देना होता है पूछा क्या गया है। सबसे पहले पूछा गया है कि बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग, और चौथा ऑप्शन है निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। कौन सा नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 9, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन, और छात्रों की ज्ञान समझ व्याख्या अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, और छात्रों की याद करने की क्षमता का मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या तात्पर्य है व्यापक मूल्यांकन में? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? तो यह है छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, बोधात्मक मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 10, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है? क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पे होता है निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। किसके अंतर्गत? निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र सेशन की समाप्ति के बाद होता है? क्वेश्चन नंबर 12, ये होता है योगात्मक मूल्यांकन। क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र सेशन की समाप्ति के बाद होता है? ये हमने अभी पढ़ा है। कौन सा होता है? निदानात्मक, यहाँ पे योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या था? आप योगात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमें राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? तो ये क्या हो जाएगा? निरीक्षण हो जाएगा, प्रश्नावली, जांच सूची। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे हो जाएगा छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का। छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मक खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है और एवं इस तरह एकत्र सूचना के आधार पर मूल्यांकन करता है? क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जांच सूची। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, तो ये हो जाएगा संश्लेषण। संश्लेषण जो है ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। सतत मूल्यांकन शिक्षार्थी की प्रगति की सीमा और मात्रा को नियमित रूप से आंकने में सहायता देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे देखेंगे निदान के आधार पर उपचारात्मक निर्देशों के पश्चात छात्रों की उपलब्धि और अध्यापन अधिगम कार्य नीतियों के सुधार हेतु मूल्यांकन अनिवार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ये और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, एक बार इसे देख लीजिएगा। सतत मूल्यांकन शिक्षार्थी की प्रगति की सीमा और मात्रा को नियमित रूप से आंकने में सहायता देता है, ये भी सही है। और निदान के आधार पर उपचारात्मक निर्देशों के पश्चात छात्रों की उपलब्धि और अध्यापन अधिगम कार्य नीतियों के सुधार हेतु मूल्यांकन अनिवार्य है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या है? सही हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखेंगे शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। मूल्यांकन यानी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो जाएगा? यह घटनाओं का सही वर्णन है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश की दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा के लिए अंतर। क्या हो जाएगा? सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच अंतर के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। क्वेश्चन नंबर 25 तो क्या है? सीखने के लिए आकलन। क्या है? सीखने के लिए आकलन। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 26 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उपलब्धि लक्ष्यों। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन इवोल्यूटिंग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। सीखने के लिए आकलन क्या है? 28 तो ये हो जाएगा ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में डैश क्या होता है? संरचनात्मक कक्षा में कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 केवल कागज पेंसिल जांचों का द्वारा आकलन। 31 तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आकलन को सीमित कर देता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 1 विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या सम्मिलित है? तो विविध प्रकार की रणनीतियां प्रयोग करते हुए जो है संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 33 योग्यता की डैश धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सत्वात्मक। क्या हो जाएगा? सत्वात्मक। योग्यता की सत्वात्मक धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझते हैं और सहायता करता है? क्या सहायता करता है गत्यात्मक मूल्यांकन? 34 तो 34 यहाँ पे हो जाएगा समकक्षों की तुलना में छात्रा का संबंधित पद है। क्वेश्चन नंबर है 35 सीखने के आकलन के लिए अतिरिक्त सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या सम्मिलित करना महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कोड भी दिए हैं स्वयं मूल्यांकन सहकर्मी मूल्यांकन गुणात्मक प्रतिक्रिया मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों को बीच में तुलना। तो ये हो जाएगा ABCD सभी यहाँ पे जो है सत्य हैं। अभी कथन दिए गए हैं और कारण दिया गया है। तो शिक्षकों को जो है मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए।
शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को अनदेखा करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। तो सही विकल्प 36 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें बताना है। तो ये और आर दोनों क्या है, सही हैं। ये और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है 35 क्वेश्चंस थे और 35 में से 36 क्वेश्चन थे। 36 क्वेश्चन में से जो है आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट बनते हैं और आपको जो है यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है मैंने थ्रोली लिए हैं क्योंकि अब समय भी जो है बहुत ही कम रह रखा है, तो एक रिवीजन हम इसको कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।